हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सीए करमबीर लठवाड़ नाउ द टेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेक्शन 194 क्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और सेक्शन 206 C1H के बारे में जो कन्फ्यूज़न है कि सेक्शन 206 C1H जो है 1 जुलाई 2021 के बाद ये भ्रम है कि वो सेक्शन ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो सेक्शन अभी ज़िंदा है। तो इन्हीं दोनों सेक्शंस के बीच में जो भी कन्फ्यूज़न है या जो भी डिफरेंस है उसके बारे में आप आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आप हमारे यूट्यूब चैनल नाउ द टेक्स्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आइएगा अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 194 क्यू जो है वो 1 जुलाई 2021 से अप्लीकेबल हुआ, जो कि फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू लाया गया था। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफाइड बायर्स की लाइबिलिटी है टू डिडक्ट टीडीएस डिडक्ट करने की ऑन परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द रेजिडेंट सेलर। यदि वो किसी भी रेजिडेंट सेलर से माल खरीदता है तो उस बायर की लाइबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करने की सेक्शन 194 क्यू में। ठीक है, तो इस टॉपिक पर 194 क्यू और 206 C1 पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों मोटा मोटा हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन 194 क्यू कब अप्लीकेबल होता है और 206 C कब अप्लीकेबल होता है। 206 C1H तो 194 क्यू दोस्तों स्पेसिफाइड बायर पर अप्लीकेबल होगा। यदि वो किसी सेलर से अपने पूरे साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का माल परचेज करता है तो उसे 10 लाख रुपए से ज़्यादा के परचेज अमाउंट पर 0.1% के हिसाब से टीडीएस कलेक्ट करना होगा। अब स्पेसिफाइड बायर कौन है? स्पेसिफाइड बायर है जिसका लास्ट ईयर में जो ग्रोस टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब 206 C1H के बारे में देखेंगे कि 206 C1H जो सेक्शन है वो सेलर पर अप्लीकेबल होगा, स्पेसिफाइड सेलर पर अप्लीकेबल होगा। ठीक है, और स्पेसिफाइड सेलर कौन होगा? जिसका लास्ट ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और वो सेलर गवर्नमेंट नहीं हो। ठीक है, तो और स्पेसिफाइड बायर सेलर जो है वो अपने बायर से 50 लाख रुपए से ज़्यादा का माल उसको बेचता है और 50 लाख रुपए से ज़्यादा के बेचे गए माल के एवज में पैसे लेता है, तो 50 लाख रुपए से ज़्यादा जो अमाउंट उसे रिसीव हुआ एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ अमाउंट उसे टीसीएस कलेक्ट करना होगा। सेक्शन 194 क्यू में टीडीएस डिडक्ट करना है, सेक्शन 206 C1H में टीसीएस कलेक्ट करना है। तो टाइमिंग क्या रहेगी? टीडीएस डिडक्ट करने की टाइमिंग होगी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सम इनटू द अकाउंट ऑफ सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो दोनों में से पहले हो उस टाइम पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। टीसीएस के केस में जब हमें पेमेंट रिसीव होती है उस केस में हमें टीसीएस कलेक्ट करना होगा बायर से। रेट ऑफ टैक्स दोनों में 0.1% 50 लाख रुपए से ज़्यादा की वैल्यू पर। टीडीएस के केस में जो हम 50 लाख रुपए से ज़्यादा की परचेज करते हैं और टीसीएस के केस में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट रिसीव करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। यदि पैन नंबर नहीं है बायर सेलर का दोनों में से किसी भी केस में तो टीसीएस या टीडीएस की रेट 5% हो जाएगी। किस वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा? हमें एक्सक्लूडिंग जीएसटी की वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा, लेकिन टीसीएस के केस में ग्रोस वैल्यू पर जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है उस अमाउंट पर हमें टीसीएस कलेक्ट करना होगा अंडर सेक्शन 206 C1H के केस में। अब एग्जाम्पशन क्या है कि कब 194 क्यू अप्लीकेबल नहीं होगा? 194 क्यू दो केस में अप्लीकेबल नहीं होगा। ट्रांजैक्शन ऑन विच टीडीएस इज ऑलरेडी डिडक्टेड अंडर अदर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और सेकंड है ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर सेक्शन 206 C अदर देन सेक्शन 206 C1H ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि यदि 206 C1H का केस अप्लीकेबल है तो उस केस में 94 क्यू अप्लीकेबल होगा। एनी अदर केस में यानी कि सब क्लोज ऑफ सेक्शन 206 C1 में से किसी भी क्लोज में अदर देन 1H को छोड़ के टीसीएस की अप्लीकेबिलिटी है तो सेक्शन 194 क्यू अप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या क्या सिचुएशन रहेगी
मतलब किस सिचुएशन में हमने क्या करना होगा। 194 क्यू के अंतर्गत यदि कोई भी एंट्री हम पास ऑन करते हैं, चाहे वो एंट्री सस्पेंस अकाउंट में क्यों ना हो, लेकिन जो वो है परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड होनी चाहिए, उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब बात आती है यदि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें 194 क्यू भी अप्लीकेबल है और 286(1) भी अप्लीकेबल है, यानी कि बायर और सेलर दोनों का टर्नओवर ही 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, दोनों पर ये दोनों सेक्शन अप्लीकेबल हैं, तो उस केस के अंतर्गत सेक्शन 194 क्यू सुपरसेट करेगा सेक्शन 286(1)(h को, यानी कि उस केस में टीडीएस डिडक्ट करना होगा, न कि टीसीएस अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो 194 क्यू नॉन रेजिडेंट्स के केस में अप्लीकेबल नहीं होगा। यदि हम किसी नॉन रेजिडेंट से माल परचेज करते हैं, सेलर से माल परचेज करते हैं, यानी कि इंपोर्ट के केस में सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है। और परचेज ऑफ सर्विस के केस में भी सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि परचेज ऑफ सर्विस के केस में किसी अन्य अदर सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस डिडक्ट होता होगा, या फिर ये सेक्शन ये कहता है कि ये सेक्शन परचेज ऑफ गुड्स पर ही अप्लीकेबल होगा, तो ये सेक्शन परचेज ऑफ गुड्स पर ही अप्लीकेबल होगा, परचेज ऑफ सर्विस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। वो गुड्स चाहे कैपिटल नेचर के गुड्स हों या रेवेन्यू नेचर के गुड्स हों, दोनों के केस में ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा। अब दोस्तों बात ये आती है, कई बार कॉल आते हैं कि यदि हम इस सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट ही न करें, ठीक है, या सेक्शन 286 के अंतर्गत हम टीसीएस कलेक्ट न करें, तो हमारा क्या होगा। तो दोस्तों आपका बहुत कुछ हो सकता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। यदि आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हो तो सबसे पहला तो जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो आपने बुक किया है एज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसका 30% वैल्यू ऑफ सच ट्रांजेक्शन जो है वो डिसअलाउ हो जाएगी। उस कौन से सेक्शन में डिसअलाउ होएगी, सेक्शन 40(a)(i)(a) के अंतर्गत। तो उस आपको टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू का 30% अमाउंट पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आप पर पेनल्टी भी लगेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी, जितना भी अमाउंट आपको टीडीएस डिडक्ट करना था उस अमाउंट के इक्वल आपकी लायबिलिटी हो जाएगी पेनल्टी पे करने की। यानी कि क्या कहता है, डिडक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ टैक्स एज रिक्वायर्ड बाय और अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B टीडीएस डिडक्ट करने का चैप्टर होता है। इस चैप्टर के अंतर्गत यदि आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट करना था और आप नहीं कर पाए, तो सेक्शन 271C आप पर पेनल्टी लगा देगा। कितनी लगा देगा पेनल्टी, भाई वो पेनल्टी आपको सम पे करना होगा, सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन विच पर्सन लायबल सच पर्सन फेल टू डिडक्ट और पे एज एफोर्टसाइड, यानी कि जो भी टैक्स था आपने डिडक्ट करने की लायबिलिटी थी, आप डिडक्ट नहीं कर पाए, तो 271C में उस टैक्स के बराबर जितना अमाउंट आपने डिडक्ट करना था उसके बराबर पेनल्टी लग जाएगी। और ये पेनल्टी ज्वाइंट कमीशन से कम रैंक का मतलब ऑफिसर इम्पोज नहीं कर सकता। अब पेनल्टी आती है कलेक्शन के बारे में, टीसीएस के बारे में। यदि आप सेक्शन 286 के किसी भी सब सेक्शन के अंतर्गत यदि आपकी टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है और आप नहीं कर पाए, यानी जो चैप्टर है टीसीएस का वो चैप्टर 17BB है उसके अंतर्गत, तो आप पर जितना भी अमाउंट आपने टीसीएस के रूप में कलेक्ट करना था, ठीक है, सच पर्सन जिसकी लायबिलिटी थी टीसीएस कलेक्ट करने की, शैल बी लायबल टू पे बाय वे ऑफ पेनल्टी इज सम इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन विच सच पर्सन फेल टू कलेक्ट इट। ठीक है, तो और ये पेनल्टी भी ज्वाइंट कमिश्नर इम्पोज कर सकता है, आईटीओ मतलब असेसिंग अथॉरिटी, मतलब ज्वाइंट कमीशन से कम रैंक का पर्सन इस पेनल्टी को इम्पोज नहीं कर सकता। अभी तो थी पेनल्टी के बारे में, या जो हमारा एक्सपेंसिव डिसअलाउंस होना था उसके बारे में। अब इम्प्रिजनमेंट भी है इन दोनों केसेज में। यदि आप टीडीएस डिडक्ट करना होता था, आपने डिडक्ट किया या फेल हो गए, आप क्या काम करने में, टू पे टैक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट में फेल हो गए, कौन से चैप्टर में, 17D और 17B के अंतर्गत आपको कोई सरकार को टैक्स पे करना था और वो पे नहीं कर पाए, तो उस केस में जो प्रजर्मेंट है वो शैल नॉट बी लेस देन 3 मंथ बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स और एंड विद फाइन, यानी कि फाइन भी लग सकता है 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। कब होगी जेल, जब आप इन सेक्शंस की कंप्लायंस नहीं करते। ठीक है, और ये सेक्शन कौन सा है, 276B, यानी कि जो आपने इन चैप्टर के अंतर्गत टीडीएस डिडक्ट किया, सरकार के अकाउंट में आप उसने उसको पे नहीं किया, तो उस केस में सेक्स प्रोविजन अप्लीकेबल है। अब ये तो था टीडीएस के बारे में। अब टीसीएस के लिए
ठीक है। तो टीसीएस के लिए भी जो सेक्शन 286 में जो भी आपका प्रोविजंस हैं टीसीएस से रिलेटेड, और आपने उन सेक्शन के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट किया लेकिन सरकार के अकाउंट में आपने पे नहीं किया, तो उस केस में आप पर 3 माह से लेकर 7 साल की विद फाइन पेनल्टी लग सकती है। तो ये था दोस्तों पेनल्टी के बारे में, हमें क्या पेनल्टी लग सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। इनकम टैक्स में हमारा 30% जो टोटल वैल्यू का, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू का जो एक्सपेंडिचर हो डिसलाउ हो जाएगा। ये इन सेक्शन के अंतर्गत हमारे ऊपर इनकम टैक्स के अंतर्गत नॉन कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 286 और टीडीएस के प्रोविजन का इफेक्ट आएगा। अब हम विद एग्जांपल समझते हैं कि दोनों सेक्शन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये जो कॉलम है टर्नओवर ऑफ सेलर, सेलर का टर्नओवर की बात करता है इन करोड्स में, टर्नओवर ऑफ बायर का टर्नओवर की बात करता है, किस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस या टीसीएस एप्लीकेबल होगा, हमारा किसकी लायबिलिटी होगी, सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, एग्जाम्पशन है या जो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो रहा है उसके क्या रीज़न है। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं कि इस फर्स्ट केस है हमारा सेलर का टर्नओवर 11 करोड़ है, यानी कि सेलर पर सेक्शन 286(1)(h की अप्लीकेबिलिटी है क्योंकि उसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। बायर का टर्नओवर 8 करोड़ रुपए है, यानी कि उसका 10 करोड़ रुपए से कम है, उस पर 194 क्यू की लायबिलिटी नहीं है। सेक्शन 286(1)(h सेलर पर अप्लीकेबल होगा न कि बायर पर। सेक्शन 194 क्यू बायर पर अप्लीकेबल होगा न कि सेलर पर। ठीक है, क्योंकि 286(1)(h में हमें टीसीएस कलेक्ट करना होता है। कलेक्ट कौन करेगा? जो सेल करेगा, सेलर पर अप्लीकेबल होगा। 194 क्यू के अंदर हमने टीडीएस डिडक्ट करना होता है। डिडक्ट कौन करेगा? बायर, यानी कि जिसको पेमेंट करनी है। ठीक है, जिसने पेमेंट करनी है, बायर ने पेमेंट करनी, कोई माल परचेज करेगा तो बायर है, बायर ने पेमेंट करनी है, इसलिए वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो पहले एग्जांपल में सेलर का टर्नओवर 11 करोड़ रुपए, बायर का 8 करोड़, बायर पर ये इनमें से कोई सा सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए सेलर पर अप्लीकेबल है। सेलर पर कौन सेक्शन अप्लीकेबल होगा? 286(1)(h वाला, तो इसमें टीसीएस अप्लीकेबल होगा 0.1%। सेलर कलेक्ट करेगा, सेक्शन 286(1) अप्लीकेबल होगा, 194 क्यों अप्लीकेबल नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। नेक्स्ट एग्जांपल में सेलर का टर्नओवर 8 करोड़ रुपए है, बायर का टर्नओवर 11 करोड़ रुपए है, तो सेलर पर कोई भी सेक्शन अप्लीकेबल नहीं, कोई भी मतलब नहीं 194 क्यों अप्लीकेबल, नहीं 286(1) अप्लीकेबल है। अब सेलर पर 286(1) अप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए टीसीएस कलेक्शन की बात सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बात आती है बायर पर का टर्नओवर 11 करोड़ रुपए है, तो उस पर टीडीएस अप्लीकेबल होगा 0.1% के हिसाब से वो टीडीएस कलेक्ट करेगा अंडर सेक्शन 194 क्यू में, टीडीएस डिडक्ट करेगा सॉरी। और सेलर का ये मतलब क्यों अप्लीकेबल नहीं होगा 286(1)(h? क्योंकि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम है। अब बात आती है दोनों का टर्नओवर यदि 10-10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, दोनों का टर्नओवर 11-11 करोड़ रुपए है, तो उस केस में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सक्लूसिव प्रोविजन है 194 क्यू में, यदि 286(1)(h के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट करना होता है, 194 क्यू के अंतर्गत भी टीडीएस डिडक्ट करना होता है, तो 194 क्यू को प्रेफरेंस दी जाएगी, 194 क्यू सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस कलेक्ट किया जाएगा, 286 के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। तो इस केस में बायर टीडीएस कलेक्ट करेगा 0.1% के हिसाब से। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि दोनों का टर्नओवर ही 8 करोड़ रुपए से सॉरी 10 करोड़ रुपए से कम है, सेलर का 8 करोड़ है और बायर का 9 करोड़ है, तो इसलिए दोनों में से कोई भी सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा, न 194 क्यू और न ही 286(1)(h। सेल क्यों अप्लीकेबल नहीं होगा? क्योंकि दोनों का टर्नओवर, सेलर और बायर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम है। तो ये था दोस्तों 194 क्यू और 286(1)(h में डिफरेंस। तो आप इस एग्जाम्पल को समझकर ये जान सकते हैं कि 286(1)(h आज भी है। इस सेक्शन के अंतर्गत यदि किसी की अप्लीकेबिलिटी है तो उसे टीसीएस कलेक्ट करना ज़रूरी होगा। यदि वो टीसीएस कलेक्ट नहीं कर पाता है किसी भी वजह से, या जो मतलब अनजाने में किसी भी कारण से, तो उसे सेक्शन 273(c)(a) के अंतर्गत जितना टीसीएस कलेक्ट करना था उस टैक्स के बराबर उसे पेनल्टी लग सकती है और साथ में इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 3 महीने से लेकर 7 साल विद फाइन। ठीक है, तो दोस्तों इस टेबल को समझकर आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इस टेबल को देखकर कि इन दोनों सेक्शंस में कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होगा हमारे ऊपर, कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा
आज का प्रेजेंटेशन, आज का वीडियो, इन दोनों सेक्शंस में डिफरेंस क्या है, कब कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों मैं ऐसा करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों सेक्शंस में जो डिफरेंस है उसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब मैं आपसे अंत में एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारे द्वारा जारी की गई वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें आप इस मेल पर मेल लिख सकते हैं या इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब जल्दी से जल्दी आपको दे दें। तो दोस्तों तब तक हम नई वीडियो लेकर आएँ, तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी हमने इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो बनाई हैं, तो उन वीडियो का और इस प्रेजेंटेशन का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक बार फिर दोस्तों, नई वीडियो आने तक आप सभी से राम राम, नमस्कार, थैंक यू।